प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीएचएस के आज के इस नए अंक में। प्रिय दोस्तों, मेरा नाम हरिशंकर त्रिपाठी है और मैं बीएचएस ज्योतिष जो कि मेरा अपना चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्योतिष से रिलेटेड अनेक चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। प्रिय दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं राहु पर बात करने वाला हूँ। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों छाया ग्रह है। इनका अपना कोई घर नहीं है, लेकिन इनका अस्तित्व ज्योतिष में बहुत ज़्यादा है। राहु और केतु का उदय आपको पता है कि समुद्र मंथन में जब राहु ने अमृत पी लिया था तो और भगवान विष्णु ने उसके बाद उनका धड़ जो है अलग कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। जो धड़ के ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु कहलाया और धड़ के नीचे का हिस्सा जो है वो केतु कहलाया। धड़ के ऊपर का हिस्सा जो राहु है उसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है और धड़ के नीचे जो केतु है उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उसके पास दिल है। वो जो भी काम करता है वो दिल से करता है। जबकि राहु के पास दिमाग है, वो अपने दिमाग से बहुत चालाकी से, बहुत माने एक प्रकार से उसके अंदर जो भ्रम पैदा करता है, जो चालाकी है उसके अंदर, वो राहु के अंदर कूट कूट करके भरी है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ कि राहु को कैसे खुश किया जाए, ये राहु को कैसे अपने बस में किया जाए, उसको काबू किया जाए, किन किन चीज़ों को राहु हमारे शरीर में रिप्रेजेंट करता है, साथ में किन किन चीज़ों का वो कारक होता है, कैसे उसको बस में किया जा सकता है। अगर कुंडली में शुभ है तो किस प्रकार का वो फल देता है, और कुंडली में अगर वो शुभ नहीं है तो वो किस प्रकार का फल देता है। राहु को जो है कलयुग का राजा माना जाता है। राहु जो है आपके घर में जो सीढ़ियाँ होती है, उसके अलावा आपके घर में जो कमरा है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, अंधेरा है, बिना लाइट के वहाँ पर थोड़ा दिखता कम है, वो है। आपके टॉयलेट और बाथरूम ये हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं आपके, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे आईपैड है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है, चाहे चार्जर है, चाहे मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनका सबका रिप्रेजेंट राहु होता है। उसके अलावा हमारे शरीर में राहु जो है हमारी ठोड़ी का, उसके अलावा हमारे जो मस्तक है उसमें जहाँ पर हम चोटी छोड़ते हैं, चोटी वाला स्थान और चोटी, इन दोनों को भी राहु रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे दिमाग में जो कल्पना शक्ति होती है, अचानक से आने वाले जो विचार होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, उनको भी राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु जातक के अंदर जो है अविश्वास का पैदा भी करता है, भ्रम पैदा कर सकता है, कंफ्यूजन और शक, ये सब चीज़ें जो है पैदा करता है। उसके अलावा राहु जो है हमारे जो वस्त्र हैं उनमें से पैजामा या अंडरवियर, उनका भी रिप्रेजेंट करता है। नीलम रत्न है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सिक्के होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। गोमेद है वो जो उसका रत्न है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। नारियल का पेड़ और नारियल श्रीफल, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा कीड़े मकोड़े होते हैं या कांटेदार जो पौधे होते हैं, उन सबको जो है राहु रिप्रेजेंट करता है। अब कलयुग का राजा राहु जातक को कभी भी चैन की नींद सोने नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ को पाना चाहता है, उसके अंदर जो है हर चीज़ की ललक होती है। इसलिए वो व्यक्ति की नींद को भी हराम कर देता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अगर उसको ज़मीन लेने की बात अगर उसके दिमाग में आ गई तो वो जब तक ज़मीन नहीं लेगा या फ्लैट नहीं लेगा, जो भी उसको लेना होगा, जब तक वो उस चीज़ को नहीं लेगा तब तक वो चैन से कभी नहीं बैठेगा। और साथ में अगर राहु थोड़ा सा अच्छा होगा तो वो अपने आप नींद तो सो जाएगा, लेकिन अपने शत्रुओं को नींद हराम कर देगा। वो अपने शत्रुओं को इतना परेशान कर देगा कि उनकी नींद हराम कर लेगा। उसके अलावा राहु जो है पागल खाने का, दवा खाने का और जेल खाने का, ये भी अगर राहु सही नहीं है, कुंडली में राहु पीड़ित है, राहु डिग्री वाइज सही नहीं है, तो भी
राहु जो है ये सब चीज़ें करवा सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकते हैं और राहु अचानक दुर्घटना के कारक भी होते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको कि कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठ कर के राहु किस प्रकार का योग बनाते हैं और उससे किस प्रकार का फल मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राहु जो ग्रह है उसके पास 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र है आर्द्रा, दूसरा है स्वाति और तीसरा है सप्तसा नक्षत्र। आपने देखा होगा जिन लोगों के ये तीनों नक्षत्र होते हैं वो लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं और विशेष करके उनको टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो बहुत शातिर दिमाग के, बहुत पैनी दिमाग के ये लोग होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर राहु जो है किस ग्रह के साथ बैठ करके कौन सा योग बनाते हैं और किस प्रकार का फल देते हैं। अगर राहु शनि के साथ बैठ करके जो है वो जो पिशाच योग बनाते हैं वो अगर बनाते हैं, तो अगर शनि यहाँ पर थोड़ा अच्छा होगा तो ये जमीन जायदाद से लेकर के कूटनीति से, राजनीति से लेकर के ये आपको बहुत अच्छा बना देते हैं। लेकिन अगर जो है शनि यहाँ पर डैमेज होगा, शनि डिग्री वाइज कम होगा, शनि जो है पाप ग्रहों की दृष्टि में होगा, शनि जो है सही नहीं होगा, नीच का होगा, तब जो है राहु और शनि मिल करके पिशाच योग बनाएंगे जो कि अच्छा योग नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर राहु मंगल के साथ बैठता है तो वो अंगारक योग होता है। ये योग कभी भी सही नहीं होता है, ये भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता है। भाइयों के साथ कभी भी उस व्यक्ति की नहीं बनती है जिनका राहु और मंगल एक साथ हो। इस योग को अंगारक योग कहते हैं और ये योग कहीं से भी सही नहीं होता है। अगर राहु शुक्र के साथ बैठा होगा तो इस योग को लंपट योग कहते हैं। अगर शनि अच्छा होगा तो ये जो है बहुत राजनीतिक और कूटनीतिक आदमी को बना लेगा। ये राजनीति से बहुत फायदा व्यक्ति को दे देगा। कूटनीतिक होगा, अपना काम निकालने में बहुत तेज होगा, कई लोगों को इकट्ठा कर लेगा और अपने काम निकालने में ये माहिर हो जाएगा। इन सब लोगों को अपने बस में करके, अपने पक्ष में करके अपना काम किसी से भी ये व्यक्ति निकाल सकता है। लेकिन अगर शुक्र डैमेज होगा तो ये लंपट होगा। फिर ये जो चरित्र से भी थोड़ा सही नहीं होते हैं ये लोग, और ये लोग जो है फिर कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। अगर राहु जो है बुध के साथ होगा तो वो जड़त्व योग होगा। बुध अगर अच्छा होगा, उच्च का होगा, डिग्री वाइज अच्छा होगा, योग कारक होगा, तो बुद्धि के साथ साथ राहु होगा। ये आदमी बड़ा राजनीति में प्रचंड विद्वान होगा। राजनीति के सारे गुण पेच ये लोग जानेंगे और राजनीति में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। उसके अलावा दिमाग से, क्योंकि बुद्धि का कारक होता है, तो बुद्ध राहु को बहुत बुद्धि देता है, जिसकी वजह से जो है ये बड़ा अच्छे काम भी करते हैं और बहुत खराब काम भी दोनों कर सकते हैं। उसके अलावा अगर राहु बृहस्पति के साथ होगा, उसकी युति होगी, तो चंडाल योग होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी काम करते करते अचानक एंड टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर जो है काम बिगड़ जाते हैं। अगर बृहस्पति थोड़ा सही होता है तो गुरु के पास आने के पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बदमाश हो, कहीं कितना भी गुंडा हो, वो हो, लेकिन गुरु के पास जब आता है तो जब तक वो गुरु की शरण में रहता है तब तक वो गलत काम नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए गुरु थोड़ा बलवान होना चाहिए। गुरु बलवान होगा तो राहु अगर उसके पास आएगा भी तो ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बृहस्पति डैमेज होगा, नीच का होगा, 0 डिग्री का होगा, 29 डिग्री का होगा, तो राहु यहाँ पर जो है बलवान रहेगा और ये जो है कभी भी आपका काम इस दशा और अंतर दशा में कभी भी आपका काम होने बिल्कुल भी नहीं देगा। उसके अलावा यदि इसमें राहु को अगर अपने काबू में कर लिया तो ये समझ लीजिए कि कलयुग की सभी बुराई और सभी समस्याओं को हमने जो है अपने काबू में कर लिया। अब मैं आपको इसका एक उपाय बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 3 उपाय आपको बताऊंगा कि कैसे आप राहु को अपने बस में कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, शुभ कंडीशन में नहीं है, डिग्री वाइज कम है, पीड़ित है, तो आपको क्या करना है, आपको राहु अगर शुभ फल नहीं दे रहा है, आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, सूखा नारियल जिसको श्रीफल कहते हैं, उसको लेना है और एक नीली रेशम की डोरी लेनी है और उसको अपने लेंथ के बराबर
उसकी अपने शरीर के, अपनी बॉडी की लेंथ देख लीजिए, सिर से लेकर के और पैर के अंगूठे तक इतना लंबा आप वो नीला धागा लीजिए रेशम का, और उसको जो है इस नारियल पे लपेट दीजिए। और इस नारियल को लपेटने के बाद ये काम या तो बुधवार को करना है या इसको शनिवार को करना है। अगर आप बुधवार को करोगे तो मंगलवार शाम को ये सब करके जो है अपने सिरहाने पर रखें और बुधवार के दिन इसको बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अगर ये आप शनिवार को करोगे तो शुक्रवार की शाम को सिरफल पर जो है इस धागे को लपेट लीजिए, जो कि आपने सिर से पांव तक का जो एक लेंथ बना रखी है धागे की, उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, उस पर गांठ नहीं होनी चाहिए, वो पूरा एक प्रॉपर धागा होना चाहिए रेशम का। और उसको सिरफल पर लपेट करके शुक्रवार की शाम के टाइम अपने सिरहाने पर रख लीजिए और शनिवार के दिन इसको बहते हुए पानी में बहा दीजिए। ऐसा आप 4 शनिवार या 4 बुधवार को, या बुधवार को करना या शनिवार को करना, लेकिन महीने में, पूरे महीने हर बुधवार को या हर शनिवार को 4 बार करना है। सिर्फ ये प्रयोग आपको सिर्फ 4 बार करना है। उसके अलावा एक उपाय और आपको बता दूं, 4 जौ के दाने लेने हैं, उसको दूध में भिगोने हैं। दूध इतना डालना कि वो जौ भीगे पूरे दूध के अंदर छिप जाने चाहिए, यानी दूध में डूबे हुए होने चाहिए। और इसको भी बुधवार को या शनिवार के दिन आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि कैसे कैसे करना है। इस दूध को कटोरी में लेकर के उसमें 4 दाने जौ के रख करके अपने सिरहाने पर रख दीजिए मंगलवार को या शुक्रवार को। और सुबह जो है इसको उठा करके नहाने के बाद, पूजा करने के बाद इसको ले जा करके बहते हुए पानी में बहा दीजिए। महीने में 4 बार करनी है, आपका राहु आपके बस में हो जाएगा। और जो तीसरा जो मेन चीज़ है, जिसको आप, बहुत आसान है, आप अपने हाथ से अपने घर कि जो टॉयलेट और बाथरूम है इसको अपने हाथ से साफ करना शुरू कर दीजिए। इसको कभी भी गंदा होने मत दीजिए, अपने टॉयलेट बाथरूम को। राहु आपके बस में हो जाएगा, राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत